गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 11th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 11th में इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या बताया था? इससे पहले वाले लेक्चर्स में तुमको मैंने कैलकुलस स्टार्ट कराया था, शायद कैलकुलस स्टार्ट कराया था। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना मैं कैलकुलस बताऊंगा ना उससे ज्यादा एक नहीं जानना आपको। जितना मैं बताऊंगा उतना काम को में आएगा, उतना क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प में आएगा, डेरिवेशंस में हेल्प में आएगा। इसलिए जितना ही कैलकुलस मैं बताऊंगा उतना ही कैलकुलस आपको जानना है। अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो शायद आपको ज्यादा जानना पड़े, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी होगा या जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उतना ही कैलकुलस आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने तुमको डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस कराया था कि डिफरेंशिएशन होता है। देखो अभी भी ना तुमको एक मतलब नहीं समझ में आया सर कि डिफरेंशिएशन कर क्यों रहे, डिफरेंशिएशन क्यों करना, क्या कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, अभी तुमको नहीं पता चलेगा। एक बार जब थोड़ा बेसिक डिफरेंशिएशन करना सीख जाएंगे ना तब आपको मैं इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है या डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, ये उस समय समझाऊंगा। अभी आप ऐसा समझो कि जैसे कभी भी अगर तुमको ये मिलता था, कभी तुमको ऐसा मिलता था प्लस, इसका मतलब आप समझ जाते थे कि इक्वल, ये प्लस के इधर जो लिखा है और प्लस के इधर जो लिखा है दोनों को ऐड करना होता था। तो ये जो प्लस है वो क्या होता था, एक ऑपरेटर होता था। ऑपरेटर होता था मतलब आपको ये प्लस ये बताता है कि आपको एक एक्शन परफॉर्म करना है। कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है? एडिशन। जब भी आप ये प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन ऐसा देखते थे तो आप समझ जाते थे कि आपको क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना है। प्लस अगर लिखा है तो एडिशन करना है, माइनस अगर लिखा है तो सब्ट्रैक्शन करना है, क्रॉस बना हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन करना है एंड सो ऑन। उसी तरह अभी के बस ऐसा समझ लो डिफरेंशिएशन में अगर मैं डिफरेंशिएशन के बारे में बात करूं तो डिफरेंशिएशन बस ऐसा समझ लो कि एक ऑपरेटर है। अभी अगर वो ऑपरेटर दिखे तो अपने को डिफरेंशिएट कर देना है। क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्यों कर रहे हैं, ये सब अपने को 2-3 लेक्चर के बाद समझना है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर कैसे दिखता है, तो या तो वो ऐसा दिख सकता है d upon dx या d upon dy, d upon dz, d upon dt। इस तरह से अगर आपको दिखे, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी वेरिएबल x y z t x स्क्वायर y क्यूब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको इस तरह से फॉर्मेट में दिख रहा है कुछ भी d upon dx, d upon dt, d upon dy, d upon dz, तो देखते ही समझ जाना कि डिफरेंशिएशन करना है। क्या है, क्यों है, ये सब बाद में सोचेंगे। अभी बस इतना समझ लेंगे कि कभी भी अगर मुझे ये दिख रहा है d upon dx, कोई क्वेश्चन था या कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे लिखा होगा फंक्शन ऑफ y। फंक्शन मैंने बताया था ना, एक्सप्रेशन, फंक्शन मतलब एक्सप्रेशन। जैसे x स्क्वायर वो एक फंक्शन है, x क्यूब वो एक फंक्शन है, sin x वो एक फंक्शन है। मतलब जब तुम x के अलग-अलग वैल्यूज पुट करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग तुमको अलग-अलग y के वैल्यूज मिलेंगे। अब यहाँ पर अपने को याद क्या रखना है, इससे पहले वाले लेक्चर में तुमको मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल समझाने की कोशिश की थी। मेरे को नहीं पता वो तुमको समझ में आया या नहीं आया है, तब भी ठीक है, नहीं आया है तब आज के लेक्चर में जो बताऊंगा उसको एकदम याद कर लेना, ठीक है। क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सब मैंने कुछ नहीं बताया। अभी बस मैं डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगा। एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना आ गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि हाँ डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, तब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों फाइंड कर रहे हैं, वो सब बताऊंगा, ठीक है। अभी बस ऐसा समझ लो जैसे मैथ्स के दूसरे कैलकुलेशंस होते थे, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो दूसरे कैलकुलेशन होते थे, वैसा ये कैलकुलेशन सीखने वाले हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। अब कैसे पता चलेगा सर कि डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे तुम्हारे पास एडिशन का एक ऑपरेटर होता था, जब भी तुमको ये ऑपरेटर दिखता था तुम समझ जाते थे कि मुझे दोनों नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। उसी तरह तुमको एक ऑपरेटर दिखेगा, d upon dx के फॉर्मेट में देख सकता है, d upon dt के फॉर्मेट में देख सकता है, dy dz कुछ भी फॉर्मेट में देख सकता है, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। कभी भी अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट दिखे तो समझ जाना कि वहां पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। बात समझ में आ रहा है? अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। अब सर आपने तो बोला था कि कुछ भी याद करने को नहीं बोला जाएगा, आपने बोला था कि आप सब कुछ समझाओगे मुझे, आप तो बोल रहे हो याद करना है यहाँ पे। तो ये
फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, ये बेसिक मैथ्स है। जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जो फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था ना डिफरेंशिएशन का, उससे सारे के सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए जा सकते हैं। अभी जो मैं फॉर्मूलाज बताऊंगा ना, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज फर्स्ट प्रिंसिपल से लाए जा सकते हैं। जो इससे पहले वाले लेक्चर में तुमको मैंने कोशिश किया था बताने का, लिमिट जहां पे बताया था, वहां से तुम ये सारे फॉर्मूलाज ला सकते हो डिराइव करके। लेकिन उतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो होते हैं उनको फॉर्मूला मान के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? तुमको अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं समझ में आया था, आज बोलोगे सर आज का लेक्चर में मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा है, सर क्या बोल रहे हो आप, डिफरेंशिएशन क्या है मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा सर, डिफरेंशिएशन क्या है, तो अभी समझना है ही नहीं। अभी बस ऐसा समझ लो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो करना है, ठीक है? बस करने का तरीका तुमको सिखा देंगे अभी, कि अगर ऐसा दिखेगा तो क्या करना है, वैसा दिखेगा तो क्या करना है, ऐसा दिखेगा तो क्या करना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन जो है ये कैलकुलस जो पूरा पूरा है, अगर आज समझ में आया तो आएगा, नहीं तो फिर अगर आज नहीं समझ में आया तो अगली बार कभी नहीं समझ में आने वाला। तो जब तक बेसिक लेक्चर नहीं समझ में आएगा आप आगे नहीं सीख पाओगे। आगे डिफरेंशिएशन जानने के लिए आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अब मैं क्या बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा, आप समझ लेना ये फॉर्मूलाज है और इनको याद करना है। देखो फॉर्मूलाज जो है डिराइव किए जा सकते हैं, मैथ्स में आपने कभी कभी फॉर्मूला डिराइव किया भी होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको यूज करके आगे कुछ एप्लीकेशंस करने होते हैं। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मूला या जो भी मैं आगे लिखूंगा उसको फॉर्मूला मान के आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है? देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला, कभी भी अगर आपको ऐसा मिले d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n, कभी भी अगर आपको ऐसा मिले d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n, अगर ऐसा मिल रहा है तो आप समझ जाना इसको d अपॉन dx है। मैंने ये बताया ना, कभी भी अगर ये ऑपरेटर दिखे समझ जाना है कि डिफरेंशिएशन करना है भाई साहब। तो d अपॉन dx ऑफ x टू पावर n, अब बिना सोचे समझे इसका फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, जो भी पावर है उसको सामने लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी पावर है उसको सामने लाके मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर में कर देंगे -1। मतलब इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे ना तो वो आ जाएगा n x टू द पावर n-1। जो भी पावर है उसको सामने लाके मल्टीप्लाई कर देना और पावर में कर देना -1। अब तुमको लग रहा होगा कि पता ही नहीं चला ऐसा क्या है, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। मान लो एग्जांपल है, इस फॉर्मूले का एग्जांपल है d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर। मान लो ये जो मैंने एग्जांपल, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, उसका एक एग्जांपल देखते हैं, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर। अब n के प्लेस में यहां पर कितना है सर, n के प्लेस में इन दोनों को जब कंपेयर करो तो d अपॉन dx है, d अपॉन dx है, x टू द पावर n है, x टू द पावर 2 है, तो n के प्लेस में 2 आएगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, n को रख देंगे सामने, तो n का मतलब 2 सामने आ जाएगा, फिर n का वैल्यू जो भी है उसमें -1 करना है। n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कर दो -1। जब आप इसको सॉल्व करके लेके आओगे तो 2x टू द पावर 1 हो गया क्या, मतलब ये 2x हो गया क्या। अब याद करो तो जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने x टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन आपको करके दिखाया था फर्स्ट प्रिंसिपल से। देखो आगे, अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो मैंने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके बताया था आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से। वहां पे कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो गया था क्या, बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन आया था ना, यहाँ पे बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्या। अगर बस मुझे ये फॉर्मूला पता है तो d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर निकालना मेरे दाएं हाथ बाएं हाथ पता नहीं कौन से हाथ पर खेल है। x स्क्वायर अगर मुझे कैलकुलेट कर इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला में क्या करेंगे, जो भी पावर है उसको सामने लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या है 2, सामने लाके मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो भी पावर होता है उसे -1 कर देते हैं क्या, तो x में 2 -1 कर दिया तो सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 2 टू पावर 2 into x। एक और क्वेश्चन मैंने कराया था इससे पहले वाले लेक्चर में। मान लो कोई आपसे बोले आपको ये कैलकुलेट करना है d अपॉन dt ऑफ pq, मान लो ये आपको सॉल्व करना है d अपॉन dt ऑफ pq। अब ये x और y और ये t तो वेरिएबल्स है ना भाई साहब, यहाँ पे x लिखो y लिखो t लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ये d अपॉन dt ऑफ pq है या d अपॉन dx ऑफ xq है, बात एक ही है क्या।
बात तो एक ही है ना। अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो d अपॉन dx ऑफ x टू पावर n, या आप ये सॉल्व करो d अपॉन dt ऑफ t टू पावर q, x और t तो वेरिएबल्स के नाम है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो एग्जाम में बोला गया कि कंसीडर दिस वैल्यू एज x, तो हर कोई x ही मान रहा है। कोई बोलेगा नहीं मैं y मान रहा हूं, कोई बोलेगा नहीं मैं z मान रहा हूं, कोई बोलेगा मैं x मान रहा हूं, कोई अल्फा मान रहा हूं, बीटा मान रहा हूं। अलग अलग वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं क्या। लेकिन अगर देखोगे तो दोनों तो एक ही फॉर्मेट में है ना, d अपॉन dx ऑफ x टू पावर n, d अपॉन dt ऑफ t टू पावर 3। अब d अपॉन dt ऑफ t टू पावर 3, अब फार्मूला के अकॉर्डिंग पहला काम क्या करना है, जो भी पावर है उसको सामने लाके मल्टीप्लाई कर दो, फिर बचे हुए पावर में या जो भी पावर है उसमें क्या कर दो -1। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 3t² होगा क्या। अब देखो ये भी मैंने इससे पहले लेक्चर में कराया था, x³ का डिफरेंशिएशन मैंने कराया था, d अपॉन dx ऑफ x³ सॉल्व करके वहां पे 3x² लाया था क्या वैल्यू, हां गया। यहां पे क्या हो रहा है, t वेरिएबल है तो 3t² हो जा रहा है। सर मेरे को नहीं समझ में आया अभी। अगर समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर दो, d अपॉन dz ऑफ रूट z, d अपॉन dz ऑफ रूट z। अगर समझ में आया तो खुद से सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीन पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को इस तरह के फॉर्मेट में लाना है। ये क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 है और ये क्वेश्चन 3 है। तू खुद से सोचो ना, अगर तुमको ये फॉर्मूला पता है तो बहुत ही आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अगर मेरे को फॉर्मूला पता तो मैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत मुश्किल लग रहा था ना, इसीलिए फॉर्मूलाज बता रहे हैं और फॉर्मूलाज आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। अब आई होप तुमने सॉल्व किया होगा। इस वाले क्वेश्चन को मैं ऐसा भी देख सकता हूं क्या, d अपॉन dz ऑफ, मैंने लिख दिया d अपॉन रूट z। रूट का मतलब पावर हाफ होता है क्या, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो ये z टू द पावर हाफ ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब ऐसा क्यों लिखा सर आपने, लेकिन ऐसा लिखते ही वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को मैच करना स्टार्ट कर देगा क्या। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को मैच करना स्टार्ट कर देगा तो अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, मुझे ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन मेरा क्या बन गया, d अपॉन dz और z का पावर हाफ, मुझे ये सॉल्व करना है। अब जो भी पावर है वो सामने आके करना है मल्टीप्लाई। इसका पावर था हाफ, हाफ को ला दिया सामने और कर दिया मल्टीप्लाई, फिर z लिख दो और जो भी पावर होता था उसमें करना होता था -1। x n-1 कर रहा है। अब ठीक है, इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो हाफ लिखा, z लिखा, हाफ -1, ये माइनस हाफ हो गया क्या, हाफ -1 माइनस हाफ हो गया। अच्छा पावर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये जो पावर नेगेटिव है इसका मतलब क्या होता है। मैं एक एग्जांपल अगर आपको पूछूं, बताइए नेगेटिव पावर का मतलब आपको समझ में आता है या नहीं, देखते हैं। मान लो मैं बोलूं आपको ये सॉल्व करना है 2 का स्क्वायर, इसका आंसर मुझे चाहिए। नेक्स्ट मुझे सॉल्व करना है -2 का स्क्वायर और फिर मुझे सॉल्व करना है 2 का पावर -1 2 3। सॉल्व करके देखो तो आता है क्या ये सब सॉल्व करना। 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 2 का पावर -1, ये मेरे को सॉल्व करना है। सबके वैल्यूज एक आएंगे अलग अलग है, चेक कर लेते हैं सर। 2 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है क्या। 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 × 2। अब 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्या। तो पहला आंसर तो 4 है वैसा, पहला आंसर क्या है 4। फिर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इसका मतलब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस, 2 × 2 हो गया 4। मतलब इसका जो वैल्यू था इसका जो वैल्यू था वो सेम आ रहा है सर, मतलब ये भी सेम आएगा नहीं। जब भी पावर नेगेटिव दिखे, याद रखना, जब भी पावर नेगेटिव दिखे तो आपको इसको कर देना है रेसिप्रोकेट। मतलब आप इसको क्या कर देना, ऐसा लिख देना 1/2 और जैसे आपने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया नेगेटिव पावर हटा दिया। बात समझ में आ रहा है। जब भी पावर नेगेटिव दिखे तो नेगेटिव पावर में आप क्या कर देना, इसको कर देना रेसिप्रोकेट। तो ये 2 था तो 1/2 कर दिया और नेगेटिव पावर हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब 1/2 का स्क्वायर करना है, 1/2 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 1/2 × 1/2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4। सर नहीं समझ में आया, सर नहीं समझ में आया, और देख लेते हैं।
नहीं समझ में आया है? ये बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, स्कूल लेवल में आपने सीखा होगा ये, फिर भी अगर नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसको कहीं रफ में लिखना, ठीक है? अगर आपको डाउट है, समझ में आता है तो स्किप कर लेना, आगे बढ़ जाना, और अगर नहीं समझ में आता तो देख लेना भाई साहब, नहीं समझ में आता है तो सीखेंगे हम, समझ में आता है तो स्किप करके आगे चल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो सीखना तो पड़ेगा। आज का लेक्चर जो भी मैं बताऊंगा ना, सब याद कर लेना, सब याद कर लेना, जितना मैं आज का लेक्चर बता रहा हूं सब किस लिए है, तो सब याद कर लेने के लिए है। जहां पे समझना होगा, जहां पे दिमाग लगाना होगा, मैं बताऊंगा कि सर ये समझने के लिए है, लेकिन जहां पर याद करने का होगा वो याद कर लेना है। मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको ये सॉल्व करना है 3/2 टू द पावर -3, मैं आपको बोल रहा हूं कि 3/2 टू द पावर -3 आपको सॉल्व करना है। अब जब भी पावर दिखे नेगेटिव, इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है उसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकेट। पावर यहां पर कितना है, -3 का, अगर पावर -3 का है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2/3, और जैसे रेसिप्रोकेट करोगे नेगेटिव पावर गायब हो जाएगा। अब 2/3 का क्यूब, ये तो बहुत ही आसान है सर, 2/3 into 2/3 into 2/3, 2 2 2 8, 3 3 3, 9 into 3 27, 3/27 आंसर है। अभी भी नहीं आया सर समझ में? सर आगे नेगेटिव पावर मतलब क्या करना है, पावर अगर नेगेटिव है तो सिंपली बेस को कर देना रेसिप्रोकेट और फिर सॉल्व कर लेना। अच्छा अभी देखते हैं, इसको कहीं रफ में लिखना, ठीक है? मुझे वहां पे क्या फाइंड करना है, 1/2 और z टू द पावर -½ है। अब z टू द पावर -½ पावर माइनस है, सॉरी पावर माइनस है मतलब बेस को जो है रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। मेरे पास जो आंसर है, मेरे पास b/dz जो आया है और √z, ये कितना आ रहा है, हाफ बाहर आ गया, और z का पावर है मेरे पास -1/2। अब मैंने क्या बोला, जो भी पावर है, जो भी पावर है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर नेगेटिव है तो इस वाले टर्म को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करोगे तो 1/z हो जाएगा। अब जैसे आपने रेसिप्रोकेट कर दिया, ये जो नेगेटिव पावर था वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब पावर हाफ का मतलब रूट होता है क्या, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 √1/z। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √1 तो 1 ही होता है, और ये क्या हो जाएगा, √z। तो ये अपने को याद रखना है, d/dz ऑफ √z, ये 1/2 √z आ रहा है क्या, ये रिलेशन याद रखना, बहुत काम का रिलेशन है। d/dz ऑफ √z, ये कितना आ जाएगा, 1/2 √z, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो नहीं समझ में आया, चलिए आया नहीं आया समझ में, मैं नोट करो, मैं स्क्रीन पॉज करता हूं, फिर और कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। अभी आगे देखते हैं। मान लो मैं बोलूं कि मुझे क्वेश्चन को ना टफ बनाना है, मान लो मैं बोलूं कि मुझे क्वेश्चन को क्या करना है, टफ बनाना है। कैसे बना सकते हैं, ऐसा लिखा है d/dy/dz dq, जो बने वो आ जाए। मान लो d/dx ऑफ x टू द पावर -7/2, ठीक है? मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है? या और कॉम्प्लीट, कुछ और कॉम्प्लीट करते हैं। मान लो 7/3, 7/3, 7/8, कुछ भी ले लो भाई, अपने मर्जी से कुछ भी ले लो। d/dx ऑफ x टू द पावर -7/3, मुझे ये सॉल्व करना है। अब फिर से ये बेसिक फॉर्मेट पे बैठ रहा है क्या? अगर ये बेसिक फॉर्मेट पे बैठ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से जो भी पावर है उसको सामने लाके मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहला काम तो n को लेके आना होता है और सामने मल्टीप्लाई करना होता है, कर दिया सर हमने। फिर क्या करना होता है, जो भी बचा हुआ टर्म है, जो भी बचा हुआ टर्म है उसमें -1 करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 7/3x -7/3, और ये इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, -7/3
-7 -3/3, तो आंसर कितना हो जाएगा 7/3 टाइम्स ऑफ x टू द पावर -10। सही, बहुत ही आसान है सर। सिर्फ अगर फॉर्मूला इन्हें याद कर लो, ये फॉर्मूला मान के अगर मैं इसको याद कर लूं बहुत आसान है क्या? हाँ या ना? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि फॉर्मूला आपको याद करना है। क्यों फॉर्मूला याद करना है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तुम जो भी बोलोगे ना, जिस भी पावर वाला टर्म बोलोगे, x टू द पावर 3/2, 4/6, 7/8, भारी भरकम कोई भी टर्म ले लो, सबका डिफरेंशिएशन x टू द पावर n के फॉर्मेट में, जब भी अगर x टू द पावर n के फॉर्मेट में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम n x n-1 के फॉर्मेट से। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या फॉर्मूलाज याद रखने हैं रखने को? कभी भी अगर ये मिल जाए d/dx ऑफ sin x, ये याद रखना है। ठीक है, ये सब भी फर्स्ट प्रिंसिपल से आया है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, अगर मुझे फाइंड करना है d/dx ऑफ sin x, अगर sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो ये d/dx ऑफ sin x होता है cos x। याद रखना है भाई, ये सब कहां से आया, क्यों आया, किसने लाया, ये नहीं सोचना है, फॉर्मूला मान के सब क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अगर ये सब याद कर लोगे तो जब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो बहुत इजी सॉल्व कर लोगे, या अभी अगर करा देंगे d/dx ऑफ sin x हो गया cos x, d/dx ऑफ cos x, d/dx ऑफ cos x हो जाएगा माइनस ऑफ sin x। ये याद रखना होता है, बहुत कंफ्यूजिंग है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है। ठीक है, फिर d/dx ऑफ tan x, d/dx ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, d/dx ऑफ cot x होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, d/dx ऑफ cot x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। और क्या बच गया, sec x और cosec x भी होता है, वो बाद में बताऊंगा। वो कब बताऊंगा, जब बोलेंगे सर d/dx ऑफ sec x, d/dx ऑफ cosec x, ये भी होता है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहे। ये हो गया। और क्या बता सकते हैं, d/dx ऑफ ln x। सर ये ln क्या होता है, ln क्या होता है, ln बहुत बुक में लिखा है सर, ln लिखा है, log लिखा है, कुछ भी लिखा है। अभी बस याद कर लो d/dx ऑफ ln x जो होगा वो होगा 1/x। ठीक है, क्या है क्यों है सब बाद में समझना है, लॉग में अलग से पढ़ाऊंगा, एक या दो लेक्चर में बताऊंगा लॉग में, क्योंकि लॉग थोड़ा कैलकुलेशन आसान बना देता है। अभी जो इतना फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूला, एक तो x टू द पावर n का फॉर्मूला याद रखना, फिर दूसरा याद रखना है sin x cos x tan x cot x। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो d/dx ऑफ e टू पावर x। e क्या होता है, e एक कांस्टेंट होता है, 2.7 समथिंग इसका वैल्यू होता है। ठीक है, e टू पावर x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका रिजल्ट e टू पावर x आता है, d/dx ऑफ e टू पावर x। अब एक और चीज, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर अगर d/dx ऑफ cos x अगर माइनस ऑफ sin x था, मान लो अगर मैंने ये पूछ लिया आपसे d/dt ऑफ sin t, तो आप क्या बोल दोगे, d/dt ऑफ sin t क्या हो जाएगा, सॉरी d/dx ऑफ cos x अगर माइनस sin x है और आपसे अगर किसी ने ये पूछ लिया d/dt ऑफ cos t, तो सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ ना, मतलब तो वही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा sin t। इन सबको एज अ फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब अगर आप इन सबको एज अ फॉर्मूला याद कर लोगे तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है वो क्या होगा, पहला टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, x टू द पावर n के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन तुमको मिले तो क्या करना है। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा, ये फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप क्वेश्चन देखिए वो कैसा होता है। फॉर्मूलाज नोट करना है, फॉर्मूला ऐसे जगह लिखना जहां पर आप पलट पलट कर देख सको, याद कर सको। फिर से बोल रहा हूं, देखो डिफरेंशिएशन अगर अभी नहीं सीख पाओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। तो डिफरेंशिएशन सीखना है क्लासरूम में, जितना तुम्हारे टीचर ने डिफरेंशिएशन तुमको बढ़ाया है वो सारी बातें तुमको याद रहनी चाहिए।
आज का लेक्चर याद करने वाला है और कुछ नहीं है, समझने वाला कुछ भी नहीं है आज के लेक्चर में, सिर्फ याद कर लेना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सर क्या भारी भारी नाम लिख रहे हो सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब एकदम भारी भारी नाम है सर, देखने में लगेगा कि भारी है, बहुत भारी है सर, नहीं समझ में आएगा, सिर्फ देखने में लगेगा, होगा बहुत ही आसान, एकदम वैल्यू टाइप प्रॉब्लम होगा। देखते हैं कैसे। मान लो कोई आपको ये बोले, क्वेश्चन ये दिया है कि y जो है, मतलब एक फंक्शन दे रखा है, y जो है वो है t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 4। आपको ये दिया किसने कि y जो है वो है t³ प्लस 2t² स्क्वायर 7t प्लस 4, और किसी ने आपसे पूछा कि भाई फाइंड करो d अपॉन dt ऑफ y, मतलब इस y को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में और t के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन में ये बोला d अपॉन dt, इसका मतलब क्वेश्चन मुझसे ये पूछा है क्या, d अपॉन dt ऑफ y, y का मतलब क्या था, y का मतलब है t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 4। मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा है क्या। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि ये जो ऑपरेटर है d अपॉन dt, आप इसके साथ भी लिख दोगे, इसके साथ भी लिखोगे, इसके साथ भी लिखोगे, इसके साथ भी लिखोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अगर बीच में प्लस माइनस तुमको दिख रहा है, मान लो कोई माइनस है, मान लो यहाँ माइनस लिखते हैं, यहाँ पर अगर माइनस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होगा, जितने भी टर्म्स दिखेंगे ना सबके साथ ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसा भी देख सकता हूँ, d अपॉन dt ऑफ, पहला टर्म क्या था t³, सेकंड टर्म क्या बन रहा है d अपॉन dt ऑफ 2t स्क्वायर, तीसरा टर्म क्या बनेगा d अपॉन dt ऑफ 7t, और फोर्थ टर्म क्या बन जाएगा, फोर्थ टर्म बन जाएगा d अपॉन dt ऑफ 4। इसी को बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अरे मतलब जो बेसिक अलजेब्रा में तुम क्या करते थे, जैसे बेसिक अलजेब्रा में ये जो होता था a प्लस b, और इसको सिंपलीफाई करो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस c से, तो a का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, b का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ना। तो वैसा ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन में भी होता है। जब भी प्लस और माइनस से आपको अलग अलग मिलके ऐसे ऑपरेटर मिले तो आप क्या करोगे, सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो d अपॉन dt ऑफ t³ पहला टर्म, d अपॉन dt ऑफ 2t स्क्वायर सेकंड टर्म, d अपॉन dt ऑफ 7t तीसरा टर्म, एंड d अपॉन dt ऑफ 4 चौथा टर्म। अब सबको अलग अलग से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर रहे हैं, t³ है सर, ये तो बहुत ही आसान है। पावर जो n होता है x³ बाय n के फॉर्मेट का आएगा, जो भी n होता है उसको लाना होता है सामने और पावर को कर देना होता है -1। तो यहाँ पर इस वाले टर्म को मैं क्या लिखा, 3 को लाया सामने और t 3 - 1 लिखेंगे क्या, हाँ या ना। इस पूरे को सॉल्व करके ये लिख सकते हैं बिल्कुल, प्लस अब d अपॉन dt ऑफ 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर। जब भी 2 आपको इस तरह से मल्टीप्लाई होके मिले ना, किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके मिले तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देना। कांस्टेंट को बाहर निकाल देना मतलब 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर में आप क्या कर लेना, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना और डिफरेंशिएशन किसका करना, सिर्फ d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर। सर नहीं समझ में आया सर, हाँ या ना, समझ में आया क्या। उसी तरह यहाँ पर भी 7 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देना और डिफरेंशिएशन किसका कर देना, सिर्फ t का कर देना। -7 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, d अपॉन dt ऑफ t कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, 4 बाहर निकाल देंगे, 4 बाहर निकालेंगे, यहाँ क्या बचे, खाली स्थान, मतलब d अपॉन t डिफरेंशिएशन ऑफ खाली स्थान। अगर d अपॉन dt ऑफ खाली स्थान करो तो तुम्हारा दिमाग खाली हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे सर, d अपॉन dt ऑफ 4, वैसे तो याद रखना है लेकिन अभी देख लो क्या हो जाएगा, d अपॉन dt ऑफ 4। जब कुछ नहीं होता मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x का पावर 0, x का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 हो गया क्या। एनी क्वांटिटी जिसका पावर 0 है वो 1 हो गया क्या, t2 का पावर 0 1 होगा ना, बिल्कुल सर। तो मैं इसको 4 × t2 पावर 0 लिख सकता हूँ क्या। अब ऐसा क्यों लिखा सर आपने, ऐसा लिखते ही
x टू पावर n के फॉर्मेट में बन जा रहा है क्या? फिर से क्या करेंगे, मान लो कांस्टेंट का बाहर निकाल दिया, अब कांस्टेंट बाहर निकालो, अब कांस्टेंट बाहर निकालोगे तो t टू पावर 0 का आपको डिफरेंशिएशन करना है, जो भी पावर होता है वो सामने आके मल्टीप्लाई होता है और फिर पावर में क्या करना होता है, -1 करना होता है। अब ये सब बेमतलब हो गया क्या? 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग मतलब 0 से तुम हाथी को लाके मल्टीप्लाई कर दोगे, रिजल्ट हाथी होगा क्या? रिजल्ट 0 होगा। 0 में मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिया, शून्य की शक्ति देखो भाई, शून्य से जो भी मिलेगा शून्य हो जाएगा, ठीक है? तो शून्य में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना ही बड़ा वैल्यू क्यों ना हो जाए वो, उसका वैल्यू तो 0 ही आना है। तो इस पूरे को जब मैंने सॉल्व किया तो वैल्यू 0 आ गया क्या? अब मान लो यहाँ पे 4 नहीं होती 5 होती, तभी वैल्यू 0 होता क्या? 8 होता तभी वैल्यू 0 होता ना, 1000 होता तभी वैल्यू 0 होता क्या? 1000 बाहर निकालते और मल्टीप्लाई तो 0 में ही आता। इसका मतलब ऐसा याद रख सकते हैं क्या कि सिर्फ अगर एक कांस्टेंट टर्म होगा, सिर्फ अगर एक कांस्टेंट टर्म है और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। याद रख सकते हैं ना ऐसा? सिर्फ कांस्टेंट टर्म अगर है, जैसे ये अलग है, कांस्टेंट है और वेरिएबल टर्म भी मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट है वेरिएबल टर्म भी मल्टीप्लाइड, उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ कांस्टेंट है। जब सिर्फ कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 आने वाला है क्या? इसको कहीं रफ में लिख लेना, इसको कहीं रफ में लिख लेंगे अगर, तो हमारे पास देखो ऐसा कुछ आ गया, जो कांस्टेंट पार्ट था, जो कांस्टेंट पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन आ गया 0। तो इसको मैं अलग कलर से मेंशन कर दूं, अगर d/dt ऑफ 4, ये वाला टर्म क्या हो गया 0। क्यों 0 हो गया? कांस्टेंट है। आज के बाद से जब भी कांस्टेंट आएगा, डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का करोगे तो बिना सोचे समझे रिजल्ट क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है? लेकिन अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक वेरिएबल है तब नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। बात समझ में आया क्या? अपने को ये याद रखना है। तो अब मेरे को सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, t टू पावर 3 - 1 ये क्या हो गया, 3t² हो गया क्या, प्लस 2 कांस्टेंट का बाहर निकाला, t² का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा क्या? तो t² का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ t आ जाएगा, -7, t का पावर 1 है, 1 इधर आ गया, 1 - 1, ये पूरा सॉल्व करने के बाद t टू पावर 0 बन गया क्या? t टू पावर 0 1 होता है। या इसका ऐसा भी सोच सकते हैं ना, dt ऊपर है dt नीचे, dt dt कैंसिल करें तो -7 बचेगा क्या? तो करेक्ट आंसर क्या है पता है? 3t² प्लस 4t - 7 से नहीं आया समझ में? इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, जितने भी टर्म्स होंगे सबको अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दो, अब सबको अलग अलग सिंपलीफाई करने से जो भी रिजल्ट आएगा वो आंसर है। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं सर जी। बहुत ही आसान है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, जितने भी टर्म्स दिखे सब में डिफरेंशिएशन ब्रेक कर देंगे, और जो बेसिक रूल्स हमने डिफरेंशिएशन का सीखा है, बेसिक रूल मतलब x टू पावर n का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, ये जो बेसिक हमने सीखा है उन बेसिक्स को क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे बस। व्हाइट बोर्ड रख हो जाए, मान लो क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, y जो है वो है मान लो x³ प्लस 3 sin x -4 tan x माइनस e टू द पावर x, ठीक है? ये बोला गया है, एक कांस्टेंट ही देखो यहाँ पे 7 लिखो, -7 e टू पावर x, आपसे बोला गया है फाइंड dy/dx, ये फाइंड करने को बोला गया है। अब dy/dx फाइंड करने को बोला गया है, मतलब ये बोला गया है क्या, मुझे बोला गया है d/dx, और y का मतलब था x³ प्लस 3 sin x -4 tan x -7 e टू पावर x, ये सॉल्व करने के लिए बोला गया है। अभी तो हमने सीखा ये जो डिफरेंशिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
तो पहला टर्म क्या आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ x क्यूब, दूसरा टर्म क्या आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ 3 टाइम्स ऑफ sin x, तीसरा टर्म होगा d अपॉन dx ऑफ 4 टाइम्स ऑफ tan x, लास्ट टर्म लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ -7, ये माइनस बाहर निकाल दो, d अपॉन dx ऑफ 7 into पावर x। अब सबको क्या करते हैं अलग अलग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अगर d अपॉन dx ऑफ x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है 3x स्क्वायर आएगा क्या, पहला टर्म क्या आ जाएगा आंसर का d अपॉन dx ऑफ y, इसका पहला टर्म क्या आ जाएगा आंसर का 3x स्क्वायर आ जाएगा, सर बहुत ही आसान है, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे क्योंकि 3 के साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाइड है, अभी 3 कांस्टेंट बाहर निकालोगे अगर तो d अपॉन dx और sin x का डिफरेंशिएशन cos x आता है क्या, तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगा 3 कांस्टेंट बाहर निकाला था, sin x का डिफरेंशिएशन आ गया cos of x, लिख दिया बिल्कुल, फिर d अपॉन dx माइनस बाहर है, 4 भी बाहर निकाल देंगे क्या, 4 के साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाइड है, 4 बाहर निकाल दिया मैंने, d अपॉन dx ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ऐसा कुछ आएगा क्या, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आएगा, तो -4 sec स्क्वायर x लिख दिया, फिर -7 बाहर निकाल दो कांस्टेंट है, d अपॉन dx ऑफ e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x हो जाता है क्या, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। सर नहीं समझ में आया अभी भी, बेसिक्स है, एक दो बार अगर आप देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसको होमवर्क में प्रैक्टिस करना, और अगर आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है, अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो आप क्या करना ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना, इतना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया होगा तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। फाइंड dy अपॉन dx इफ, पहला क्वेश्चन क्या है y इक्वल्स टू, इसका मतलब है क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ x प्लस cos x प्लस 7 टाइम्स ऑफ, या माइनस ले लो, माइनस टाइम्स ऑफ tan x, ज्यादा सिंपलीफाई मत करना, बोलो सर इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं वो जरूरत नहीं है, एक स्टेप का ही आंसर लेके आना। सेकंड क्वेश्चन है, मान लो 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 11 cot x में नहीं बताया, ये बताया ना, 11 cot x माइनस 7, ये सेकेंड हो गया, एक और ले लो, थर्ड में y इक्वल्स टू -3 माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब माइनस 8x टू द पावर 4 प्लस e टू पावर x, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो अपने मर्जी से, ये 3 क्वेश्चन है जिसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है, एक बार बेसिक लेक्चर देख लेना, बहुत ही आसान होगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, ऐसा नहीं कि सर आपने सब कुछ बता दिया क्या, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, लेकिन जो बेसिक्स मैंने आज पढ़ाया है उसके हिसाब से तुम इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, चलो इतना ही रहने देते हैं आज।